आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। और आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि का पार्ट 4। और व्यंजन संधि का पार्ट 4 में तू लत्व संधि तुगागम संधि पढ़ेंगे। आप लोग को जो है अस्तुत संधि ये सब जितना भी संधि हो गया व्यंजन संधि के अंतर्गत सब कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोग पार्ट 1 से क्लास देखिएगा तभी आसान हो सकता है, अन्यथा आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जो कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे लत्व संधि और तुगागम संधि। इनसे पहले मैं आप लोग से एक ही विनती करता हूँ कि आप लोग यहाँ से जो है चतुर्थ संधि अष्टुत संधि यहाँ से स्टार्ट करना और समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आसान हो सकता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से अष्टुत संधि क्या होता है। ठीक है, अष्टुत क्या होता है, जसत हो गया, चर्त हो गया, अनुनासिक हो गया, अनुस्वार हो गया, परसवर्ण हो गया, पूर्व सवर्ण हो गया। 8 टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं। 8 जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। 8 आज जो है 9 और 10 लत और तुगागम पढ़ेंगे। तुगागम बहुत एग्जाम में आता है प्रश्न। ठीक है, जैसे कि इसमें छ का आगम होता है, छ से पहले जो च आता है यही च का पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन कैसे आता है नहीं आता है आज पूरा इसको विस्तार से समझा ही देंगे। तो आज व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा। इस चैनल का नाम है संस्कृत क्रांति। अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, कारक हो गया, अवयव हो गया, वाच परिवर्तन हो गया, वाक्य निर्माण हो गया, फिर साहित्य का कोई भी रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, पुराण हो गया, इसके बाद जो भी टॉपिक आ रहा है आपके सिलेबस में सभी टॉपिक को कंप्लीट करवा देंगे संस्कृत में। ठीक है, आप लोग से एक ही आशा करूंगा, इस जो चैनल है साथ में जो भी सहपाठी होगा उन सबके भी पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। आइए लत्व संधि को समझते हैं कि लत्व संधि क्या होता है। इनका जो सूत्र होता है तोरली सूत्र होता है। सूत्र इनका क्या होता है, तोरली। फिर से बोलिएगा, इनका सूत्र क्या होता है, तोरली सूत्र होता है। समझते हैं इसका सूत्र क्या होता है, तोरली। ठीक है, ये सूत्र कहता है, जैसे कि ये सूत्र क्या कहता है, तवर्ग। ठीक है, तो क्या हो गया आपको बताए होंगे शायद कौन सा क्लास में, ध्यान नहीं है। जैसे कि तो हो गया। ठीक है, तो जो हो गया इसको तू भी लिखा जाता है। तू शब्दों का अर्थ होता है कि तवर्ग, तू शब्दों का तवर्ग। ठीक है, तवर्ग फिर क्या होता है ध्यान रखिएगा, ये जो तवर्ग होता है, तवर्ग वर्ग मतलब होता है कि तवर्ग यानी तो थो दो धो नो कुल कितने वर्ण होता है तो टोटल वर्ण आ जाएगा। बात क्लियर हो गया, तवर्ग में कितना वर्ण आ जाएगा तो टोटल वर्ण आ जाएगा। तो थो दो धो नो, इस तरीका से ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा उतना इजी होगा। मैं बार बार यही कर रहा हूँ, जितना कमेंट कीजिएगा हम उतनी विस्तार से और विस्तार से बताएंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, तोरली होता है। और तोरली में जो है ये तो को देख रहे हैं, तो को यानी तवर्ग हो गया। ठीक है, फिर लो, ये जो तवर्ग है, ठीक है, यानी देखिएगा तवर्ग के बाद अगर लो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तवर्ग के बाद लो। और लो हम कहां से लाए भाई, हम कहीं से तो जबरदस्ती उठा के लाए नहीं है, और तबर को तो कहीं से उठा के जबरदस्ती लाए नहीं है। ये सब जो आया है ना सूत्रों से आया है, इसीलिए बार बार बताऊं सूत्र को ध्यान रखिएगा। तो आया है कहां से सब कुछ निकल जाएगा। समझ रहे बात को, आया है कहां से सब कुछ निकल जाएगा। तबर क्या हम विदेश से लाए हैं, इसको कहां विदेश से लाए हैं, कहीं विदेश से नहीं लाए हैं, टोटल सूत्रों से आया है। यानी तवर्ग के बाद अगर लौ रहेगा, ध्यान रखिएगा, तवर्ग के बाद अगर लौ रहेगा तो लत संधि होगा। और तवर्ग के बाद ध्यान रखिएगा अगर लौ रहेगा तो तवर्ग में जितने भी वर्ण होता है उसको लौ हलंत आदेश करेगा। देखिए इस तरीका से इसको नियम बना लीजिए और इस तरीका से आप लोग नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया इतना। आइए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, तत् धन लय। एक बात बताइए, तत् धन लय, आप देखिए ये क्या है, तवर्ग है, तवर्ग के बाद लो आया है। पकड़ने का सिंपल तरीका है, तवर्ली है, तवर्ग के बाद लो आएगा। फिर देखिएगा तवर्ग है, तवर्ग के बाद लो आया तो तवर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, लो हलंत। तो जैसे जैसे वैसे लिख दीजिए, तो लो हलंत धन लय क्या हो जाएगा, तल्लय हो जाएगा। इसको अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, तो लो लय तल्लय हो गया। कितना इजी था बताइए, आप लोग इसमें घबरा रहे थे कैसे पकड़ेंगे। ये डबल लॉ को सीधा बीच में देख लीजिएगा। ठीक है, पहली लॉ को देख लीजिएगा या आधा लॉ को देख लीजिएगा, व्यंजन संधि आसानी से निकल जाएगा। इस सूत्रों से जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा लेते हैं तद। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तद धन लीन। तद धन लीन बहुत इजी है। ठीक है, तद धन लीन लेते हैं। ये जो दो है, दो को समझिएगा पूरा विस्तार। दो क्या है, तवर्ग में आ गया, तो अथवा दो। बात क्लियर हो गया, दो क्लियर हो गया। और उसके बाद देखना है आपको लॉ देखना है, लॉ है ना। ठीक है, लॉ है। और इसको फिर क्या बोले थे आपको, तवर्ग का कोई भी वर्ण आ जाएगा तो उनको लो हलंत आदेश करेगा, तो लो हलंत आदेश कर देगा। बात क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अगर समस्या जितना समस्या होता है आप लोग उतना कमेंट कीजिए, कमेंट में भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथ में अगर आप लोग को ज्यादा अगर संस्कृत में समस्या आती है तो हम अपना व्हाट्सअप नंबर जो है आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। कोई समस्या ही नहीं होने देंगे संस्कृत में, बट आप लोग कमेंट तो कीजिए। ठीक है, लो हो गया तो क्या हो गया, तल धन लीन, सॉरी अब तो तल आ गया, क्या बन गया, तल्लीन बन गया। ठीक है, लो है तल्लीन बन गया। तो इस हिसाब से इनको देख लीजिएगा। और आइए एक चीज और एक आप लोग को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अगर समस्त पद रहेगा,
ध्यान रखिएगा, एक समस्त पद होता है, एक विच्छेद होता है। अगर आप लोग को विच्छेद रहेगा, ठीक है, विच्छेद विच्छेद रहेगा तो तवर्ग, ध्यान रखिएगा, बहुत फैक्ट की चीज बता रहा हूं, तवर्ग धन ल रहेगा। अगर इसी का लत्व संधि का अगर रहेगा तवर्ग धन विच्छेद में, और संधि में जो रहेगा, सॉरी संधि में जो रहेगा वो लो हलंत लो रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की चीज बताया हूं, आप लोग इनको भी एक तरफ ऐसे करके जो है एरो खींच के आप लोग बॉक्स बना लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग ये कंप्लीट हो गया? इतना तो कंप्लीट हो गया, पकड़ने का ट्रिक पता चल गया। अब इनके जो एक छ होता है, ठीक है, छ की जो पीछे चौ आदेश होता है, चौ कहां से आ जाता है, इसी को आगम कहा जाता है। संधि कार्य में मैंने बता रखा है कि आगम क्या होता है, आदेश क्या होता है, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करवा चुके हैं आप लोग। पार्ट 1 से तो देखिए, बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए अब जो है तुगागम संधि पढ़ते हैं। अब जो है तुगागम संधि पढ़ेंगे। तु आगम, इसका मतलब तो तुगागम का तु आगम, ठीक है, तुगागम संधि इसमें पढ़ेंगे। जैसे इनका सूत्र होता है, पहली सूत्र होता है तुगागम संधि का, पहली सूत्र होता है छे चौ, ठीक है, छे चौ, ठीक है, यानी छ के पीछे जो होगा चौ का आदेश हो जाएगा। इनको आप लोग विस्तार से सुनिएगा। इसका नियम होता है, जैसे इसका पहली नियम होता है, इसका पहली नियम होता है, ठीक है, अगर हिरीस्व रहेगा, हिरीस वर्ण रहेगा, हिरीस्व यानी हिरीस्व आप लोग समझ रहे हैं ना, हिरीस्व वर्ण, हिरीस्व वर्ण धन, अगर उसके बाद फिर छोड़ आता है तो बीच में चौक आगे हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र कौन सा कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हिरीस्व वर्ण नहीं समझे, ओ छोटी ई, फिर छोटा ऊ, छोटी री, समझ रहे बात को, ये कौन सा वर्ण है, तो हिरीस्व वर्ण है। ठीक है, इसको नहीं होता है तो लिख भी देते हैं, हिरीस्व वर्ण कौन कौन सा आ जाएगा, तो लिख देते हैं आपको, जैसे ओ आ गया, फिर आपको ई आ गया, ऊ आ गया, इसके बाद छोटी री आ गया। ठीक है, ये सब क्या है, हिरीस्व वर्ण हो गया। कंप्लीट हो गया। हिरीस्व वर्ण के बाद अगर छ आता है तो च का आगम होगा, कौन सा सूत्रानुसार होगा, तो छे च सूत्रानुसार होगा, छे च सूत्रानुसार। आप लोग इनको जो है बारीकी तरीका से नोट्स बना लीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते, अगर चाहते हैं कि पीडीएफ के द्वारा हम पढ़े, तो यकीन मानिए नहीं सफलता मिलेगा, नहीं दिमाग में घुसेगा। क्लियर हुआ? और आप लोग प्रत्यक्ष रूप से जितना लिखा रहे हैं आप लोग उतना निष्पक्ष तरीका से लिखिए, ठीक है, तभी आसान हो सकता है। इनका सूत्र क्या होता है, छेचर सूत्र होता है। छेचर सूत्र क्या कहता है कि हिरीस्व वर्ण के बाद जो है छ आने पे, हिरीस्व वर्ण के बाद जो है छ आने पे च का आगम होगा, हिरीस्व वर्ण यानी अ। ठीक है, इसको जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनका एग्जांपल लेते हैं स्वधन छ, ठीक है, स्वधन छ, तो आप देखिएगा बीच में जो है चौक आगम हो जाएगा, चौक आगम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा व में जो है, व में क्या है, ओ है, स्व यानी आधा वर्ण हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा छ है, यानी हिरीस्व वर्ण तो अ आ गया, यहाँ पे हिरीस्व वर्ण क्या था, अ, यानी अ के और अ और छ, हिरीस्व वर्ण अ है, बीच में चौक आगम हो गया। क्या समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो क्या बन जाएगा, स्व, ठीक है, स्व था, इसके बाद छ, स्वच्छ बन गया। अब बताइए, इस स्वच्छ को कभी ऐसा तोड़ने का यन संधि की तरह प्रयास नहीं कीजिएगा कि इसके आगे आधा वर्ण है जिनको हम तोड़ देंगे, सुधन अक्ष बन जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक बात बताइए, क्या संसार में कोई शब्द जैसे कि इसको तोड़िएगा एक यन संधि से आपको स्वधन अक्ष आएगा? आप एक बात हमको क्लियर करके बताइए, सु शब्द जो हो गया, इसके बाद अक्ष शब्द का कोई अर्थ होता है? अर्थ नहीं होता है। हमको सार्थक निकालना है, जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक नहीं निकालना है, हमको सार्थक निकालना है। बात आप लोग समझ पा रहे हैं, सार्थक निकालना है। अच्छ कोई शब्द ही नहीं होता, इसीलिए नहीं होगा ये यन संधि। इसको भी एक पॉइंट ध्यान रखना है। और स्वच्छ शब्द जो हो गया, स्वच्छ छ का आगम हो गया, पूछेगा बीच में स्वच्छ में जो च का आगम हुआ है कौन सा सूत्रानुसार, छे च सूत्रानुसार हुआ। बात कंप्लीट हुआ। छे च क्यों हुआ, क्योंकि पीछे आगे पीछे जो है, आगे जो है अ है, अ है ना, यहाँ पे आगे इसको तोड़िएगा अ, छ निकलेगा, अच हो गया। बात क्लियर हो गया। इसके बाद आइए जैसे कि अनुच्छेद लेते हैं, ठीक है, अनुच्छेद लेते हैं, वर्ण अनुधन छेद। अब ध्यान रखिएगा, अनुधन छेद, आप बोलिएगा कि इनमें कि सर छ का आगम कहाँ से होगा और कैसे होगा, तो आइए इनको ही समझते हैं। जैसे कि छ देखिएगा यहाँ पे क्या है, ऊ है, और ऊ कौन सा वर्ण है, तो ऊ कौन सा वर्ण है, एक चीज बताइए, ऊ आप लोग बताइए कौन सा वर्ण है, तो ये हिरीस वर्ण है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ये कौन सा वर्ण है, वो कौन सा है, आपको बताए थे कि वो हिरीस वर्ण है। हिरीस वर्ण के बाद अगर छ आता है, ध्यान से सुनिएगा, हिरीस वर्ण के बाद अगर छ आता है, हिरीस वर्ण के बाद यदि छ आता है तो बीच में जो है जो हलंत का आगम होता है कौन सा सूत्रानुसार, तो छेच सूत्रानुसार। और नियम 1 में यही कहता है, ठीक है, छेच सूत्रानुसार।
ठीक है। और नियम अभी बताएंगे, इसमें 2-3 नियम बताएंगे, पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा नियम में घुसेंगे, नहीं तो अगर पहले ये घुस जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका क्या बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा इनका, अनु, अनु था, अनु लिख देंगे, और जैसे कि फिर छेद, अनुच्छेद, क्लियर हो गया बात को, अनुच्छेद बन गया। क्या समझ पाए बात को। जैसे अब फिर वर्ण लेते हैं, जैसे कि वर्ण लेते हैं, देखिएगा प्रतिधन छेद लेते हैं, प्रतिधन छेद लेते हैं, देखिएगा प्रति यानी ई की मात्रा, इसको तोड़िएगा, इसे तोड़िएगा तो हलंत इधर आएगा और ई उधर जाएगा। तो ई के बाद अगर हम बोले थे कि ह्रीस्व वर्णों के बाद अगर छे आता है तो बीच में चौ का आगम हो जाएगा, चौ का आगम हो जाएगा, ठीक है, चौ का आगम हो जाएगा। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत कम ही आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में पूछता है बट ये सब बहुत कम ही टीचर बताता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इनको बेहतर तरीका से समझिए, और हम पूरा दावे के साथ कर रहे हैं, पूरा संस्कृत सिखा देंगे। कोई भी एग्जाम हो गया, पीएफ, बीजी, सीटेट, बीटेट, कोई भी एग्जाम हो गया, पूरा संस्कृत कंप्लीट करवा दूंगा। इतना तो आप लोग का क्लियर हो गया। जैसे कि और समझिए, मातृ, मातृ धन छाया, आप लोग कभी ऐसा देखे हैं मातृ धन छाया, तो आप लोग ऐसे नहीं बना दीजिएगा इसको त्रि छाया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। बीच में क्या होता है, छ से पहले चौ का आगम होता है। आगम शब्दों का अर्थ होता है कि दो वर्णों के मध्य, अब चलिए आगम बता ही देते हैं। आगम शब्दों का अर्थ होता है कि दो वर्णों के मध्य नवीन वर्ण का आ जाना। नवीन वर्ण शब्दों का तात्पर्य होता है कि नया वर्ण, न्यू वर्ण, ठीक है, नया वर्ण का आ जाना क्या होता है, आगम होता है। तो बीच में ये क्या है, चौक आगम नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखिएगा री कौन सा है, हिरिस वर्ण री है ना, हिरी कौन है, सॉरी री कौन है, हिरिस वर्ण है, इनको समझिएगा। तो बीच में क्या हो जाएगा, चौक आगम हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, मातृ छाया। या आप लोग को अगर इस तरीका से कोई पूछेगा तो बता पाइएगा ना। अगर ये पढ़ के आप लोग पढ़ा भी सकते हैं, इतना तो भरोसा रखिए, ये पढ़ के आप लोग पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको अच्छा से समझिए पूरा डायग्राम को। अब आइए इनका सेकेंड नियम पे समझते हैं। अगर आ यानी दीर्घ मात्रा रहेगा, ये तो ह्रीस्व का बताए ना, अब दीर्घ का भी समझ लेते हैं। दीर्घ भी आएगा तो फिर कैसे बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, उसमें भी चौ का ही आगम होगा, ठीक है। खाली सूत्रों को ध्यान रखिएगा, छेद चौ ह्रीस्व हो गया और उसके बाद जो सूत्र रहने वाला दीर्घ आएगा। चलिए आइए समझते हैं, इन सबको नोट्स बना लीजिए। तो आइए अब जो है ना दीर्घ पढ़ाएंगे, दीर्घ समझते हैं। क्या आप लोग इनका समझ गए ना, वैसे हिरिस में कैसे होता है, इनका जो सूत्र होता है, ठीक है, इनका जो सूत्र होता है, इनका सूत्र होता है बहुत ईजी होता है। दीर्घ बोले थे तो इनका क्या हो जाएगा, दीर्घात चौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घात चौ हो जाएगा। आप लोग इन सूत्रों को जो है, सॉरी दीर्घात, दीर्घात होना चाहिए, दीर्घात चौ, ठीक है, दीर्घात चौ हो जाएगा। सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा, सूत्र को लिख लीजिएगा, क्योंकि इसे सूत्र मिलने वाला भी नहीं है। बहुत मतलब बहुत लेवल तक जाना पड़ता है ये सब सूत्र निकालने के लिए, ठीक है। नेट तक जब आप प्रोफेसर सब का कीजिएगा वो सब में सूत्र मिलता है, ठीक है। लोकल आप लोग इधर बीएफ पीजी कीजिएगा तो बहुत कम सूत्र ये सब मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा, ठीक है। ये सब सूत्र समझाने के लिए बहुत अंदर जाना पड़ता है। इसीलिए जितना भी सूत्र बता रहे हैं आप लोग उतना सूत्र को रिवाइज लिख लीजिए और साथ में नोट्स बेहतर तरीका से बनाइए, ठीक है। कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। वैसे कोई समस्या होता है तो फिर कमेंट है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखिएगा। तो दीर्घ के बाद जो है, दीर्घ के बाद अगर छ आता है तो बीच में चौ का आगम होगा, दीर्घ के बाद, ठीक है। अगर दीर्घ के बाद आता है छ तो उसके बीच में चौ का आगम होगा। अगर ह्रीस्व वर्ण के बाद अगर छ आता है तो बीच में भी चौ होता है, वो छह सूत्रानुसार होता है। और यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ के बाद अगर छ आता है तो वो दीर्घात चौ सूत्रानुसार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, सीता, ठीक है, सीता धन छाया, सीता धन छाया एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ह्रीस्व वर्ण है, ह्रीस्व सॉरी दीर्घ वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, यहाँ पे आ है। बताइए, हम आपको बताए थे, क्या आप यहाँ पे दीर्घ वर्णों को नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि दीर्घ वर्ण हो गया, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि समस्या नहीं होगा। आ हो गया, ठीक है, ई हो गया, बड़ी ऊ हो गया, बड़ा सॉरी बड़ी री हो गया, उसके बाद ए हो गया, इसके बाद ऐ हो गया, उसके बाद औ हो गया, उसके बाद औ हो गया, ठीक है। सोल्ड आप लोग निकाल पाते कि नहीं, आइए थोड़ा सा इसको बताते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ इस तरीका से शॉर्ट निकालना है ताकि बच्चा को भी अच्छा लगे पढ़ने में, समझने में। तभी तो टीचर संस्कृत का लगेगा कि टीचर है। जैसे अभी संस्कृत में फिर पूछ देंगे आपको कि जैसे राम, जैसे कि मान के चलिए मति शब्द लेते हैं, मति, हम आपको ये विसर्ग दे दिए, अंतिम में विसर्ग दे दिए, मति शब्द का उच्चारण पूछ देंगे तो शायद बहुत ही कमेंट में लोग बता पाइएगा इसका सही उच्चारण कहाँ होता है, ठीक है। अगर सही उच्चारण स्थल इसका क्या है बहुत कम ही बता पाइएगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, बहुत कम ही बता पाइएगा कि मति शब्द का जो अंतिम में विसर्ग दे दिया उच्चारण कौन होता है। लिख के दे रहे हैं कि गलत ही कमेंट आएगा, आप गूगल भी कर लीजिएगा तब भी इसका सही आंसर नहीं दे पाइएगा। वहां हो सकता है कि गूगल आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दे, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज नहीं करके आप लोग अपना
कॉमन सेंस का प्रयोग करके इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। पूरा विस्तार से ही बताएंगे पूरा, जब ग्रामर सिखाने का इस चैनल पे नाम ही है संस्कृत क्रांति, नाम ही है संस्कृत क्रांति। जब तक क्रांति नहीं लाएंगे तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, यही तो दवा है ना। तो आइए अब समझते हैं इसको। मातृ जैसे कि क्या है, सॉरी सीता है, सीता धन छाया है। तो ये जो आ शब्द आया है ना, यही आ यानी दीर्घात हो गया, दीर्घ हो गया, और इसके बाद छ है, तो बीच में क्या हो जाएगा, चौक आगम हो जाएगा, चौक आगम हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा, जैसे आप को तो भूल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सीता, सीता छाया। तो यही चीज तो बता रहे थे ना, सीता छाया। क्या आप लोग समझे? इनको नोट्स बनाइए, सीता छाया, ठीक है, सीता और छाया। इसका आप लोग बताइएगा तो थोड़ा एडवांस और भी बता दूं, इसका एडवांस और भी है, ठीक है, इसका एडवांस और भी है। अगर आप लोग बताइएगा तो इसका जरूर हम एडवांस अभी बताएंगे। चलिए आइए थोड़ा इसका एडवांस और भी बता देते हैं। नहीं तो आप लोग इतना ही कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को ज्यादा वो एग्जाम के नहीं है, लेकिन हम सोच रहे थे कि एडवांस बता दूं, लेकिन आज जो है व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई भी इस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। जितना कमेंट कीजिएगा उतना हम संधि को बेहद तरीका से आसान आप लोग को बना के दूंगा, कोई भी समस्या ही नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे।